हेलो एवरीवन, चलिए लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के कुछ एमसीक्यूज हमने किए थे। 26 एमसीक्यूज हमने किया था। उसके आगे का एमसीक्यूज और कुछ एमसीक्यूज बचे हैं उसमें, जो भी इस क्लास में देखने वाले हैं, है ना। सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोशिश किया है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लाएं जो ना आप किसी न किसी एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। इनसे पहले वाले भी क्वेश्चंस अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, और अभी भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो उनमें से बच गया है वो वाला, ठीक है। तो 27 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से और क्वेश्चंस बचे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द क्राइटेरिया टू चूज अ पार्टिकुलर कोर्स फॉर अ पार्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड, है ना। किसी भी पार्टिकुलर क्लास के लिए कोई पार्टिकुलर कोर्स को चुनना, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर क्लास के लिए कोई पार्टिकुलर कोर्स को चुनना क्या कहलाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर की प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर ना कुछ प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं आपको। ये सभी ना प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग है, इंग्लिश पढ़ाने के कुछ मेन प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई चूज करना पर्टिकुलर कोर्स क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन कैसे, क्या, ये कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा एक बार समझिए, क्योंकि ना ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्स में ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं सभी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स को, है ना, क्योंकि आगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ताकि आप इसके आंसर अच्छे से और लगा पाए, है ना। देखो मेनली ना हम 5-6 तरह के प्रिंसिपल्स देखते हैं, ठीक है। उन सभी प्रिंसिपल को एक बार बताता हूँ, समझते हैं, फिर उसके बाद ना उसके आने वाले आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पहला देखिए, पहला प्रिंसिपल क्या बोला जा रहा है। ये सभी क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश को पढ़ाने का मेन सिद्धांत या मुख्य प्रिंसिपल्स, ठीक है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, ठीक है। इस प्रिंसिपल के तहत क्या बातें बताई जाती है, देखो, द मदर टंग इज लर्न मोर इजिली बिकॉज अ नेचुरल एनवायरमेंट एग्जिस्ट फॉर लर्निंग इट, है ना। हम सबको पता है कि जो मातृभाषा होती है ना, मदर टंग होता है ना, उसको बड़ी ही आसानी से सीखा जा सकता है। क्यों बड़ी ही आसानी से सीखते हैं मातृभाषा को? क्योंकि ना हमको उनके लिए ना एक एनवायरमेंट मिलता है, एक नेचुरल एनवायरमेंट मिलता है हमको। उसके लिए मातृभाषा को सीखने के लिए हमारे पास एक प्राकृतिक नेचुरल एनवायरमेंट होता है, हमारे आसपास लोग उसको बोल रहे होते हैं। इस कारण से मातृभाषा को हम आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या सिखाना है, इंग्लिश सिखाना है। तो जिस तरह से मातृभाषा को, मदर टंग को सीखा जा सकता है नेचुरली, क्या उसी तरह से इंग्लिश को भी नहीं सीखा जा सकता क्या? डेफिनेटली सीखा जा सकता है ना। उसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस कहा जाता है कि बच्चों के सामने एज अ टीचर हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड कराएं कि ना बच्चे इंग्लिश को भी नेचुरली सीख सके, जैसे मदर टंग को सीखते हैं वैसे। An effort is to be made to provide the child with a natural environment for learning the English language, ठीक है। जिस तरह से मदर टंग को बच्चे सीखते हैं नेचुरली, उसी तरह से इंग्लिश को भी सीखने के लिए या सिखाने के लिए एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए टीचर को, ताकि प्राकृतिक रूप से उस भाषा को भी, इंग्लिश को भी बच्चे सीख सके। हालांकि ये थोड़ा सा हार्ड टास्क है, लेकिन एज अ टीचर हम इसको कर सकते हैं अगर चाहें तो भाई ये हो गया। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, है ना, प्राकृतिक रूप से एनवायरमेंट प्रोवाइड करके बच्चों को सिखाने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोज करना या खुलकर सामने जाना, है ना, बच्चों को ओपन करना, खोलना, उनको कहीं पर सामने आकर बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। देखो इसमें क्या है, फॉर टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर शुड ट्राई टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू एन एनवायरमेंट लोडेड विथ अ फॉरेन लैंग्वेज। एज अ टीचर हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को ना एक्सपोज करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे एनवायरमेंट में अपने आप को रखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, जहां पर ना फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जा रहा है, जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। वैसे जगहों में बच्चों को अपनी बातों को रखने के लिए या कुछ बोलने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए एक्सपोज करना चाहिए। एक्सपोज करना मतलब उसको मोटिवेट करके ना, प्रोत्साहित करके ना, बोलने के लिए बोलवाना, कुछ बोलने के लिए कहना, है ना, या तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहना। एक्सपोज करना मतलब बेसिकली बच्चे को पुश करना, सामने आने के लिए पुश करना। तो ऐसा करके भी बच्चों को किसी भी लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है भी। जहां पर एनवायरमेंट है उस लैंग्वेज का, वहां पर बच्चों को एक्सपोज करो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने का, ठीक।
चलो अगला देखो, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन देखिए, this principle is based on the assumption that it is not possible to teach the whole system of the language within a short period। ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, उसमें हम ये मान के चलते हैं, इस assumption, इस अवधारणा या इस मान्यता पर ये चलती है, हम ये मान के चलते हैं कि ना एक कम समय में, शॉर्ट पीरियड में भाषा को कंप्लीटली सिखाना, पूरा सिस्टम को सिखाना लैंग्वेज का ना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। देखिए, आप सबको पता होनी चाहिए कि जितने भी लैंग्वेज है इस दुनिया में ना, सब के सब ना पूरा एक सागर है, ठीक है, पूरा वो क्या है, समुद्र की तरह है। उस पूरे समुद्र को एक्सप्लोर कर पाना, उस पूरे सी सागर को एक्सप्लोर कर पाना ना संभव नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो, हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हमारी मातृभाषा क्या है, हमारा मदर टंग क्या है, हिंदी है। अब आप हिंदी में भी ऐसे ऐसे शब्द है जिससे हम अभी तक जो हम देखते हैं ना, तो उसके मीनिंग्स हमको समझ में नहीं आता कई बार, ठीक है। अगर कोई हमारे सामने में शुद्ध हिंदी बोलना चालू कर दे ना, तो हम ना अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, है कि नहीं, हम थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं। तो वो तो हमारी मदर टंग है, उसके बाद भी है ना, तो भाई जो फॉरेन लैंग्वेज होंगे डेफिनेटली उसमें से सारी चीजों को ले पाना तो संभव नहीं है, वो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किसी भी लैंग्वेज की बात कर लो, लैंग्वेज ना एक सागर की तरह है, ठीक है, जहां से सारे चीजों को एक्सप्लोर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस मान्यता के साथ चलते हैं ये वाला प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो अपना यहाँ पर ना एक टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों के सामने ऐसे चीजों को रखो जो एक्चुअल में उनके लिए इंपॉर्टेंट है उस भाषा को सीखने के लिए। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सारे जरूरी चीजों को ही, मेन चीजों को ही बच्चों के सामने परोसा जाए, ताकि उन चीजों को देखकर, उन चीजों को सीखकर बच्चे जो भाषा सीखना है, जितना सीखना है उतना सीख गए, है ना, जो भी जितना रिक्वायर्ड है सीखने का उतना सीखा जा सके, ठीक है। बिकॉज ओनली लिमिटेड थिंग्स कैन बी टॉट विद इन लिमिटेड पीरियड, सो द टीचर हैज टू सिलेक्ट द मैटर। इस कारण से टीचर को क्या करना पड़ता है, मेन चीजों को सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं। एक और होता है इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेड। तो वो भी उसमें क्या है भाई, उसमें एक ग्रेडिंग्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है कि जो चीजें हैं, है ना, डिफरेंट ग्रेडिंग्स कर दिए जाते हैं और उसके थ्रू बच्चों को सिखाने की कोशिश करी जाती है उस लैंग्वेज को, ठीक है, ग्रेडिंग्स के थ्रू। तो वो भी हो गया। इसके बाद आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, उद्देश्य का सिद्धांत। अब देखिए, किसी भी चीजों को सिखाने का ना या सीखने के पीछे ना एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी उस चीज को अच्छे से और रुचिपूर्ण तरीके से सीखा जा सकता है। हम कुछ काम कर रहे हैं और उसका कोई उद्देश्य ही नहीं पता हमको कि उस काम को क्यों कर रहे हैं। हम किसी काम को करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन हमको खुद को नहीं पता कि वाई आर वी टीचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। तो फिर ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता और फिर उसको ज्यादा जल्दी से या अच्छे से नहीं सीखा जा सकता। तो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों के सामने ना हम उस पर्पस को, उस उद्देश्य को रखें कि क्यों उनको इंग्लिश सिखाया जा रहा है, ठीक। देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज इज टू इनेबल द लर्नर टू यूज इट, है ना। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों को सिखाने का, कि बच्चे ना इसको यूज करने में सक्षम हो पाए, बच्चे इसको यूज करने में समर्थ हो पाए, ठीक है, एबल हो पाए। Since the purpose of the learner language is to enable the learner to use it, then it must be practiced in suitable realistic situation और imagined situation। तो क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को इसको यूज करने में सक्षम बनाना है, तो भाई इसको बार बार बच्चों को अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में उसको प्रैक्टिस करवानी चाहिए, है ना। रियलिस्टिक सिचुएशन में या इमेजिनरी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन हो, बच्चों को इस चीज को प्रैक्टिस करवाना चाहिए, उनको पर्पस बताना चाहिए, उनको उद्देश्य बताना चाहिए भाषा को सीखने का, लैंग्वेज को जानने का, ठीक है। तो वो अच्छे से और आसानी से सीख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। भाई किसी भी चीज को सिखाना हो, सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं, कोई भी चीज सिखाना हो ना, मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। और जब हम बात करें लैंग्वेज इंग्लिश को सीखने का, तो यहाँ तो मोटिवेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। बच्चों को ना मोटिवेट करना चाहिए लैंग्वेज को सीखने के लिए। मोटिवेशन is at the core of learning. It plays a very important role in language learning. Therefore, special techniques are required
टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। स्पेशल टेक्निक्स रिक्वायर्ड होता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अगर भाषा सिखाना है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को कैसे हम मोटिवेट करते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने में या सिखाने में, ठीक है। चलो, तो इसके ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक दो प्रिंसिपल्स और होते हैं जो हम आगे और देख लेंगे। बेसिकली आप इतना याद रखिए, इनसे रिलेटेड, इनके बेस पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके ना एग्जाम्स में भी ऐसे इनके बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको याद रखना है, ठीक। चलो चलते हैं फिर, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। देखो, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आ गया है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिलेक्शन, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, पार्टिकुलर कोर्स को सिलेक्ट करना, चूज करना। तो ग्रेडेशन तो जैसे मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, ये भी एक देख लो। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर मतलब क्या? किसी भी चीज को ना जब हमको बच्चों को सिखाना है ना, तो हमको उस चीज को प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए। पहले कौन सी चीजों को बताना चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज को बताना चाहिए। सीक्वेंस वाइज जब कोई चीजें होती है ना, तो वो मजा आता है उसको सीखने में, उसको करने में या समझने में, ठीक है। वो सीक्वेंस वाइज या प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहेगा, पहले किसी और चीज को बता रहे हो फिर किसी, तो वो मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो लैंग्वेज को सिखाना है तो प्रॉपर ऑर्डर, तो इसी को बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। देखो ये बहुत ही अब आसान हो गया आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द टीचिंग प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश जो हमने पढ़ा उसमें से इसमें से कौन से इंक्लूड नहीं है, क्या शामिल नहीं है, कौन सा वाला नहीं पढ़े हमने। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस तो हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस तो होता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन तो होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम द कल्चर नहीं होता, ठीक है। कल्चर से किसी भी चीज को समझाना सिखाने वाला, अप्रूट करने वाला जो प्रिंसिपल हमने उसमें नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग में प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम द कल्चर शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे आगे, नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं हम। देखो, इन विच मेथड टीचर स्टेट्स रूल एंड गिव एग्जांपल्स, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कौन से मेथड में टीचर क्या करते हैं, पहले रूल्स को बताते हैं फिर एग्जांपल्स देते हैं, पहले रूल्स फिर एग्जांपल्स, ठीक है। पहले नियम बताना फिर उसके एग्जांपल देना, ये किस में होता है भाई? ये तो डिडक्टिव मेथड में होता है, इसमें डिडक्टिव में। और इंडक्टिव में इसके उल्टा होता है, इंडक्टिव में पहले एग्जांपल बताते हैं फिर उसके नियम रूल्स वगैरह को बताते हैं, इंडक्टिव में, है ना। और तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा डिडक्टिव मेथड, और ट्रांसलेशन मेथड तो अलग ही है, ठीक। चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन को, 30 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन्वॉल्व्स, ठीक है, एक और प्रिंसिपल, लिंकिंग विथ लाइफ, लिंकिंग विथ लाइफ, जीवन से जोड़कर सिखाना, ये भी एक प्रिंसिपल है ना, जीवन से जोड़कर सिखाना इंग्लिश को, उनके लाइफ, डेली लाइफ से जोड़कर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? यूज ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, ये नहीं होता, याद रखिएगा। देखो ये वाला जब भी वर्ड देखे ना, है ना, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, लिंकिंग विथ लाइफ, तो याद रखना, ठीक है। यूज ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं, यूज ऑफ ग्रेड ये नहीं, याद रखना ये इसमें शामिल होगा यूज ऑफ सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ, ठीक है। सिमेंटिक स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना, है ना, सिमेंटिक स्ट्रक्चर, इसको आप याद रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ में, है ना। बच्चों को ना सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, सिमेंटिक्स में क्या होता है, वाक्य रचना वगैरह, है ना, डिफरेंट सेंटेंसेस को कैसे जोड़े, कैसे समझे, कैसे उसको यूज करें, वो सिमेंटिक्स में आ जाता है। तो लिंकिंग विथ लाइफ में क्या शामिल होता है? ये शामिल होता है, सिमेंटिक स्ट्रक्चर शामिल होते हैं, ठीक है। उसको विशेषकर आप याद रखिएगा, कभी भी ये एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी एग्जाम में हो सकता है हमारे सामने भी ये या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज? भाषा के साइंटिफिक स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? फोनोलॉजी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मॉर्फोलॉजी की लिंग्विस्टिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भाषा विज्ञान, भाषा का स्टडी करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड विल इंप्रूव न्यूरल प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो,
अच्छा, कौन सा लर्निंग मेथड है, कौन सा लर्निंग मेथड है जो हमारे ना न्यूरल प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, न्यूरल प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। अब न्यूरल प्लास्टिसिटी क्या है भाई, जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है ना, जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है वो उसको क्या करना, उसको इंप्रूव करना, उसको बेहतर बनाना, ठीक है। ये कौन सा लर्निंग मेथड में होता है बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा ना, रोट लर्निंग में नहीं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में होता है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड, जैसे हम कोई लैंग्वेज को एक्टिविटी के बेस पर सीख रहे हैं तो वो हमारे ना न्यूरल प्लास्टिसिटी का काम करता है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोला जाता है उसको, क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोला जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कहीं, ठीक है। तो एक्टिविटी के बेस पर लैंग्वेज को सीखना, इफेक्ट ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लैंग्वेज इफेक्ट्स ओवर न्यूरल प्लास्टिसिटी है ना। न्यूरल प्लास्टिसिटी मैंने बताया जो हमारी नर्वस सिस्टम है ना, वो उसको क्या करना, उसको अच्छा हेल्दी बनाना या उसको मजबूत करना या उस पर पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना, अपन इस रूप में भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें भी, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है लैंग्वेज का, वो इफेक्ट करता है हमारे न्यूरल हेल्थ को या न्यूरल प्लास्टिसिटी को। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला बात भी आप विशेषकर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 33 को, अ टीचर ऑफ क्लास 7th starts is class is what wait wait a teacher of class 7th starts इस क्लास विद अ गेम लाइक, ये हीज होना चाहिए, ठीक है। यार ये क्या होना चाहिए, स्टार्ट हिज क्लास, ऐसा। A teacher of class 7 starts his class with a game like exercise. It is principle of. टीचर क्या करता है अपने क्लास को खेल से, गेम से स्टार्ट करता है, गेमिंग से। तो वो कौन सा प्रिंसिपल के तहत आना चाहिए, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन की ड्रिल, ठीक है। तो अभ्यास नहीं होगा, अनुकरण ये भी नहीं होना चाहिए, हैबिट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में आ सकता है, आ जाएगा। मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को सीखने के लिए गेम के थ्रू अपने क्लास को चालू कर। जब कोई गेम के थ्रू क्लास को स्टार्ट किया जाता है ना, बच्चे मोटिवेट होते हैं कोई नया चीज सीखने के लिए, जो भी टीचर सिखाना चाह रहे हैं उसको सीखने के लिए। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स कॉपीज एवरी वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द टीचर्स। स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड्स को, एक्शंस को ना कॉपी करते हैं। अब कॉपी करना मतलब आप सब जानते हैं, कॉपी करना मतलब क्या, अनुकरण करना, इमिटेट करना, है ना। तो रेडीनेस तो नहीं आएगा, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन भी नहीं आएगा, है ना, और प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशन अप्रोच ये भी नहीं आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। बच्चे कैसे सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, चीजों को नकल करके सीखते हैं। तो कॉपी करना मतलब इमिटेट करना, कॉपी करना मतलब इमिटेट करना, याद रखिएगा, जहां भी कॉपी शब्द दिखे आप इमिटेशन याद रखिए, ठीक। चलो अगला देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन योर लैंग्वेज शुड बी बेस्ड ऑन द सिलेबस। ग्रेडेशन और सिलेक्शन, सिलेक्शन और ग्रेडेशन वाला जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज शुड बी बेस्ड ऑन द सिलेबस। कौन सा, कैसा होनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है, कैसा लैंग्वेज हमको चूज करना है, अब सिलेक्ट करना है या ग्रेडेशन करना है किसका, हमारे लैंग्वेज का, है ना। ग्रेडिंग करना, भाई ग्रेडेशन कैसे करते हैं, जो सिखाना है हमको उसको ग्रेडिंग वाइज सिखाया, पहले क्या उसके बाद अगला ग्रेड कौन सा, ऐसा, है ना। तो वो सिलेक्शन और ग्रेडेशन मेथड कहलाती है। उसमें हम क्या करते हैं, सिलेबस को कैसे रखना पसंद करते हैं, हमें अपने सिलेबस को किसके बेस पर रखें ताकि उसको अच्छे से सीख सके। तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, है ना, ये क्या है, अमूर्त से मूर्त नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल रखे, पहले जटिल चीजों को रखे फिर सामान्य चीजों को रखे, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। सिंप्लिसिटी एंड लर्नेबिलिटी और स्मॉल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो देखो सबसे सही आंसर हमारा होगा कि हमारा जो सिलेक्शन और ग्रेडेशन मेथड के द्वारा जो हम अपने कोर्स या सिलेबस को चुनेंगे ना, सेलेक्ट करेंगे ना, वो क्या होगा, वो ना सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें एंड लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, सीखने योग्य होना चाहिए, है ना, आसान और सीखने योग्य, बच्चों के लिए वो इजी हो सीखने के लिए और सीखने योग्य हो, उसको बच्चे आसानी से सीख सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है ग्रेडेशन या सिलेक्शन करते समय, ठीक है, एक टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं।
इट्स गोइंग टू बी अ लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट? बोलो, देखो बोला क्या जा रहा है, बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के, बिना पुस्तक वगैरह के सीखने के लिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग, है, क्या मदद करता है? सेकेंड लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश सीखना, चलो इंग्लिश सीखना है ना, तो प्रिंटेड टेक्स्ट के अलावा और कौन सा चीज है जो हेल्प करेगा? सिचुएशनल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल अप्रोच और लैंग्वेज इमर्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप ना दो चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं। कौन कौन से दो चीजों में? एक तो नेचुरल अप्रोच बोल सकते हैं कई लोग, है ना, कई नेचुरल अप्रोच, लेकिन वो प्रिंटेड टेक्स्ट को दूर रखने वाली बात नहीं होगा उसमें ना। देखो लैंग्वेज इमर्शन इसका सही आंसर होगा, लैंग्वेज इमर्शन। इमर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में ना डूब जाना, तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना किसी भी चीज में। ठीक है, तो इसके द्वारा, ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा बिना टेक्स्ट के, बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के उस लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है, उस लैंग्वेज के प्रति क्या हो जाए, बहुत ही अच्छे से उसको, उस पर पूरा लीन हो जाए, उसको सीखने में, है ना, लग जाए। हालांकि प्रिंटेड टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके थ्रू, या इस जो ये वाला जो सेंस है, ये वाला जो भाव है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, उसके ये हेल्प करेगा लैंग्वेज को सीखने में। अब लैंग्वेज में लीन हो जाना मतलब क्या? उसी के बारे में सोचना, वो सब हम जो भी चीजें कर रहे हैं, है ना, कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो अपन इंग्लिश को सीखने के बारे में या उस लैंग्वेज को सीखने के बारे में ही सोच रहे हैं। किसी भी चीज में अपना पूरा ध्यान सेंट्रलाइज कर देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा देना, कॉन्सेंट्रेशन लगा देना ही क्या कहलाता है? इमर्शन कहलाता है। तो लैंग्वेज इमर्शन एक हमारा ऐसा पॉइंट होगा जो हमको बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के भी सीखने में हेल्प करेगा। ठीक, चलो तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। और इसके साथ ही ये वाला अभी जितने भी और हम हमारे बच्चे थे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के लिए। और इसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक का हम एमसीक्यूज देखेंगे।